Okay, so we have capital structure class 5 starting. Capital structure class 5. Good morning all of you. Mehak, Raghav, Anil, Sampurna, Khush, Nikhil, Chirayu. So good morning all of you. So we are starting with capital structure class number 5. जो फर्स्ट 4 क्लासेस है उसमें वी हैव कवर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 तो सुपरफिशियल था. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. प्लीज चेक योर नोट्स. पार्ट 1 में क्या था, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, वो पार्ट 1 में था. पार्ट 2 में था कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरीज. इतना सारा जो थियरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर पे किसने क्या बोला है. नेट इनकम अप्रोच बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में 100% डेट होना चाहिए बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरते जाएगा. बट एनओआई अप्रोच और एमएम मॉडल बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलीवेंट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज डेट पे जाएंगे सस्ता है तो केई बढ़ेगा एंड केसी विल रिमेन द सेम. उसके बाद एमएम मॉडल विथ टैक्सेस आ गया जो बोलता है नहीं डेट बढ़िया है बिकॉज डेट विल जनरेट टैक्स शील्ड. उसके बाद लास्ट में स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी आ गया, बोला डेट बढ़िया तो है उससे टैक्स बचता है पर उसके कारण बैंक्रप्सी कॉस्ट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कॉस्ट बढ़ जाता है. तो सम डेट इज़ गुड, टू मच ऑफ डेट इज़ बैड. ऐसा ही ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी था. ठीक है, तो ये सारे के सारे अप्रोचेस अपने किए और इनमें एमएम मॉडल का काफ़ी सारा सम्स था, वो सम्स किए. तो नेट इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच, एमएम मॉडल, इसके ऊपर सम्स करते गए. एमएम मॉडल में 4 सम्स आर्बिट्राज का भी था, वो सम्स आया हुआ नहीं है, अपने उनको बहुत बढ़िया से किए. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ. कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज ख़त्म हो गए और अपने मूव करने वाले पार्ट 3 में विच इज़ EBIT EPS रिलेशनशिप एंड ROI रिलेशनशिप. तो मैं पार्ट 3 का नाम कुछ और दे रहा हूँ. ठीक है ना. पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 लिखिएगा प्लीज़. पार्ट 3 का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस. कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस. ओके, ये नाम दे रहा हूँ. मैंने पहले ये नाम नहीं दिया था. पहले मैंने EBIT EPS रिलेशनशिप और ROI रिलेशनशिप दिया था. तो इसके अंदर वो दिखा देता हूँ. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ROI रिलेशनशिप, एंड इसके अंदर है EBIT EPS रिलेशनशिप. ओके, तो डिस्कस कर रहा हूँ. एक पर्सन ऋषि कुमार जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कुछ और ही बात चालू कर रहे हैं. सारी क्लास कब ख़त्म होगी, एज इफ़ डेट क्रॉस हो गया एग्जामिनेशन का. सबसे लास्ट ट्यूशन मेरा ही चल रहा है. ठीक है, तो ऋषि कुमार जी आपके लिए सारी क्लास अभी ख़त्म हो गई है बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर की क्लास यूट्यूब पे मौजूद, आप वहीं से कर लीजिए. अभी क्लास छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे मौजूद है, वहीं से कर लीजिएगा. आपको ये क्लास करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर्स खत्म हो गए. FM में थियरी क्लास भी यूट्यूब पे मौजूद है, वहीं से कर लीजिएगा. ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है. तो आपके लिए सिलेबस ओवर है. एक सेकंड रुक जाइए. तो ऋषि कुमार जी सारी क्लास ख़त्म है. आप कैपिटल स्ट्रक्चर यूट्यूब से कर लीजिए, वहाँ पे क्लास अपलोडेड है. आपको ये क्लास करने की ज़रूरत नहीं है. मेरा बोला हुआ है क्लास कराते समय साइड टॉक्स मत किया कीजिए. ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब द रिदम ऑफ द क्लास व्हेन आई हैव एंटर्ड द क्लास. दो मिनट रुक रहा हूं बिकॉज इन्होंने फ्लो खराब कर दिया. ओके, सो वी आर डूइंग पार्ट 3 विच इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस. ये इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो अपने कर चुके कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, क्या उससे कोई डिसाइसिव कंक्लूजन हुआ कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए. जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी कर चुके, क्या उससे पूर्ण रूप से डिसाइडेड कंक्लूजन हुआ कि डेट इक्विटी क्या होना चाहिए. नहीं हुआ.
बिकॉज नेट इनकम अप्रोच बोलता है डेट बढ़ाते जाओ, MM मॉडल बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता है, MM मॉडल विथ टैक्सेस बोलता है डेट को बढ़ाते जाओ, ट्रेड ऑफ थियरी बोलता है और ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कुछ डेट बढ़िया है, बहुत ज़्यादा डेट बढ़िया नहीं है, पर कुछ कितना है वो बताया नहीं है। तो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी से कंक्लूड हो गया कि डेट इक्विटी ऑप्टिमल क्या होना चाहिए? यस प्लीज़ बताइएगा। जो हमने किया है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, क्या उसमें विदाउट एनी डिस्प्यूट कंक्लूजन हो गया कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? कंक्लूजन नहीं हुआ। तो अगर कंक्लूजन नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल लाइफ में, इन प्रैक्टिकल लाइफ कंपनीज लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं? इन प्रैक्टिकल लाइफ कंपनीज लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं? इसलिए नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। समझे? कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। तो लिखिएगा पहले इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हिंदी में लिखना है, हिंदी में पार्ट 2 कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के अंदर, पार्ट 2 कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के अंदर ये कंक्लूजन नहीं हो पाया, पार्ट 2 कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के अंदर ये कंक्लूजन नहीं हो पाया कि, ये कंक्लूजन नहीं हो पाया कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। पार्ट 2 कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के अंदर ये कंक्लूजन नहीं हो पाया कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, माने कौन सा है, डॉट डॉट डॉट। सब अपना अपना ज्ञान दे दिए, 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 फुल स्टॉप। रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कंपनीज क्या करते हैं, रियल लाइफ में कंपनीज क्या करते हैं जब उनको, रियल लाइफ में कंपनीज क्या करते हैं जब उनको पैसा रेज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए। रियल लाइफ में कंपनीज क्या करते हैं जब उनको पैसा रेज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए। रियल लाइफ में कंपनीज क्या करते हैं जब उनको पैसा रेज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, डॉट 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 CS इन प्रैक्टिस, डॉट 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 CS इन प्रैक्टिस। तो इससे एक भूमिका आई, ठीक है ना, डॉट 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 CS इन प्रैक्टिस। होप आपने लिख लिया है, होप यू हैव रिटन इट डाउन। आई कुड हैव डिक्टेटेड इंग्लिश ऑल्सो, बट उसमें फॉर्मेलिटी हो जाता। इंग्लिश पे किसी का सुनने का मन है तो the preceding discussion in part 2 on capital structure theories have not given any conclusive evidence regarding which is the optimal capital structure. So we are confronted with the question as to what do companies in real life do when they have to raise funds for a new project. That is what we are going to cover under capital structure in practice. तो आई कुड हैव डिक्टेटेड इन इंग्लिश, मैंने हिंदी में डिक्टेट किया जिससे आपका फोकस इंग्लिश पे नहीं जाए, तथ्य पे जाए, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दीजिए, अपने पहले कर रहे हैं ROI ROE रिलेशनशिप। ऑल्दो ये रिलेशनशिप इस चैप्टर का प्रमुख हिस्सा नहीं है, प्रमुख हिस्सा है EBIT EPS रिलेशनशिप, बट इसके हेल्प से EBIT EPS बेटर समझ में आता है। तो ROI ROE रिलेशनशिप, ठीक है, तो समझा रहा हूँ। प्लीज़ गिव मी द फॉर्मूला ऑफ ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्री टैक्स का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्री टैक्स का फॉर्मूला क्या है? यस, जवाब आया, वेरी गुड। EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फॉर्मूला है। मैंने बोला प्री टैक्स, अपने जब रेशियो चैप्टर किए थे तो बात किए थे कोई चाहे तो नो पैट भी ले सकता है,
कि नो पैट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 वो पोस्ट टैक्स हो गया, यहाँ पे मैंने प्री टैक्स निकाला है, बहुत बढ़िया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला, खुश बहुत ही गलत आंसर दे रहे हो। खुश ने बोला EBIT बाई इक्विटी, विच इज़ वेरी वेरी बैड। इंटरेस्ट लेस क्यों नहीं करेंगे? खुश, ऐसा मिस्टेक आप कैसे कर रहे हो? वेरी वेरी सरप्राइजिंग। सो इक्विटी अर्निंग्स, इक्विटी अर्निंग्स जिसको आप लोग पाफेश या नाटिश बोलते हो, इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इंटू 100। इक्विटी अर्निंग्स जिसको आप लोग पाफेश बोलते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ में जाहिर है प्रेफरेंस नहीं है, केवल कॉमन इक्विटी है, ठीक है ना। नेटवर्थ इंटू 100। इन फॉर्मूलाज पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब if we assume that preference capital is not present, अगर अपने मान लें कि प्रेफरेंस कैपिटल इज नॉट प्रेजेंट, तो ROE का फॉर्मूला क्या हो गया? इफ वी एज्यूम दैट प्रेफरेंस नहीं है तो ROE का फॉर्मूला क्या हो गया? तो ROE का फॉर्मूला हो गया पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, माने इक्विटी इंटू 100, है ना। पैट बाय नेटवर्थ, पैट बाय इक्विटी, तो पैट बाय नेटवर्थ इंटू 100 अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अपने इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं। वी वांट टू कंपेयर दिस विथ दिस। तो आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ROI में और ROE में क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिस्कस कर रहा हूं। कंपेयर ROI EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE पैट बाय नेटवर्थ। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यस प्लीज बोलिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक प्री टैक्स है, एक पोस्ट टैक्स है, बहुत बढ़िया। तो सर इंटरेस्ट और टैक्स का डिफरेंस है, तो बोलना चाह रहे सर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में नेटवर्थ प्लस डेट दोनों है और यहाँ पे तो केवल नेटवर्थ है। तो लेफ्ट साइड में पूरा लॉन्ग टर्म फंड्स जिसके हेल्प से बिजनेस कर रहे हैं, डेट भी है, और राइट साइड में केवल इक्विटी फंड्स, ओनर का फंड्स। न्यूमरेटर में दो डिफरेंस है, दिख रहा होगा। न्यूमरेटर में दो डिफरेंस है, दिख रहा होगा, इंटरेस्ट का और टैक्स का। इंटरेस्ट का और टैक्स का। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर ROI इज द रिटर्न फॉर बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स, वेल ROE इज द रिटर्न फॉर इक्विटी होल्डर्स। एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। तो इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है इट इज गिवन बाय, लिखिए रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ROE इक्वल टू ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू डेट बाई इक्विटी, द होल इंटू 1 माइनस T। Look at the formula.
The formula is very, very important. The formula is very, very important. Please look at the formula. Please look at the formula. Okay, please have a look at the formula. ROI plus ROI minus interest into debt by equity, the whole into 1 minus T. होप आपने कॉपी कर लिया. फॉर्मूला को बताने का दो तरीका होता है. एक होता है इसको डिराइव करें मैथमेटिकली, कर सकते हैं, कोई आसान मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसान है. और सेकंड है उसको इंटरप्रेट करें लॉजिकली. इंटरप्रेट, अपना फोकस शुड नॉट बी ऑन डेरिवेशन, अपना फोकस शुड बी ऑन इंटरप्रिटेशन, जिससे ज़िंदगी भर ध्यान रहे. यहाँ पे कोई ज्योमेट्री का थ्योरम तो कर रहे नहीं है, तो अपने इंटरप्रिटेशन पे फोकस कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन. प्लीज़ देखिएगा फॉर्मूला में, अगर डेट ज़ीरो है तो राइट साइड में क्या बचा. अगर डेट ज़ीरो है, डेट है ही नहीं, कंपनी अनलीवर्ड है, तो राइट साइड में इक्वल टू के बाद क्या बचा. अगर डेट ज़ीरो है तो इन दैट केस राइट साइड में क्या बचा. तो मैं आपको डेट को ज़ीरो पुट करने बोल रहा हूँ, तो राइट साइड में क्या बचा है. स्मृति बोल रही है ज़ीरो बचा, गलत बोल रही है. स्मृति बंका का गलत आंसर है, बाकी सब जन का करेक्ट आंसर है. बाकी सब जन का करेक्ट आंसर है, केवल स्मृति बंका का गलत आंसर है. राइट साइड में बचा ROI इंटू 1 माइनस टी. राइट साइड में बचा ROI इंटू 1 माइनस टी. तो लिखें इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट बुलेट, इफ द फर्म is unlevered, if the firm is unlevered bracket no debt, if the firm is unlevered bracket no debt dash ROE equal to ROI into 1 minus T. और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप ध्यान करें ROI का फॉर्मूला क्या था, EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है ना. तो अगर डेट है नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो नेटवर्थ हो गया ना. अगर डेट नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, नेटवर्थ. ठीक है ना. और उस केस में EBIT क्या हो गया, PBT. EBIT क्या हो गया, PBT, बिकॉज इंटरेस्ट है नहीं. और उसको 1 माइनस टी करेंगे तो क्या आ गया, पैट. आर यू क्लियर अबाउट इट. कंसेप्चुअली तो क्लियर है ही, मैथमेटिकली क्लियर है. प्लीज़ बताइए, अगर डेट नहीं है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन कहाँ से आया. एक तो पुट करने से आया, वो अलग चीज़ है. दूसरा, लोग बोलते नहीं सर वैसे कैसे आया. तो आपको दिख रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड तो केवल इक्विटी का फंड्स है, बिकॉज डेट है ही नहीं. तो नीचे में नेटवर्थ है, और ऊपर में जो EBIT है उस पर इंटरेस्ट तो ज़ीरो है, तो PBT हो गया, और पोस्ट टैक्स तो हो रही है. आई यू ओके अबाउट इट. तो अगर एक फर्म में डेट नहीं है तो उसका ROE इज पोस्ट टैक्स ROI. ठीक है. आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख दीजिए, अगर एक फर्म अनलीवर्ड है, अगर एक फर्म अनलीवर्ड है, अगर एक फर्म अनलीवर्ड है, आप लिख रहे हैं होप. अगर एक फर्म अनलीवर्ड है तो उसका ROE इज पोस्ट टैक्स ROI. अगर एक फर्म अनलीवर्ड है तो उसका ROE इज पोस्ट टैक्स ROI. अगर एक फर्म अनलीवर्ड है तो उसका ROE इज पोस्ट टैक्स ROI. इज पोस्ट टैक्स ROI. सॉफ्टली बोले तो ROE एंड ROI आर सेम. एक्चुअली टैक्स को भूल जाओ तो ROE ROI सेम अनलीवर्ड फर्म में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट किसका है, इक्विटी का. रिटर्न किसके लिए, इक्विटी के लिए रिटर्न है. ठीक है ना, अनलीवर्ड फर्म में. अब सेकेंड बुलेट, सेकेंड बुलेट को समझाने के लिए आपसे कुछ पूछ रहा हूँ. ये फाइट देखिए, लुक एट दिस फाइट विच इज गोइंग ऑन ओवर हियर. ओके, आई विल कॉल इट फाइट. लुक एट दिस फाइट. अपने डेट लिए तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आई. तो इंटरेस्ट देने की वजह से इक्विटी के पास कमती बचेगा, पर जो डेट का पैसा उठाए उस पर अपने कमाएंगे, वो ROI है. और वो कमाई के कारण ROE बढ़ना चाहिए. आई रिपीट, अभी डेट नहीं था फर्स्ट बुलेट. अब डेट जब लिए 50 लाख का डेट उठाए तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो माइनस आए. पर उस 50 लाख पे कमाएंगे ना, तो ROI. यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट सपोज 10% है, 10%,
तो अपने अगर ROI 10% से ज़्यादा अर्न करते हैं, 12 या 14 या 16 अर्न करते हैं, तो आप 50 लाख पे अर्न करेंगे 16%, पर आपको इंटरेस्ट देना है 10%। 50 लाख पे अर्न करेंगे 16%, इंटरेस्ट देना है 10%, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या बचा? 6%। मैं मान रहा हूँ डेट आपने 50 लाख उठाया, तो 50 लाख पे आप इंटरेस्ट देंगे 10%, जबकि आप अर्न करेंगे 16%। 6% एक्स्ट्रा बचा किस पे? 50 लाख पे। तो अगर आप ध्यान दें तो ये सपोज 16% हो गया, ये 10% हो गया। 16 माइनस 10 6% ऑफ डेट, बाहर में इंटू डी है। 16 माइनस 10 यानी कि 6% ऑफ डेट, 6% ऑफ 50 लाख, उतना एक्स्ट्रा इनकम किसके पास जाएगा? इक्विटी के पास। तो डिवाइड बाय इक्विटी किया हुआ है। तो फील द फॉर्मूला कि हम लोग बोल रहे हैं कि खुद का पैसा से क्या कमाते हैं? ROI का पोस्ट टैक्स। फिर अगर बाहर का पैसा लिया तो उस पर ब्याज देगा, पर उस पर कमाएगा भी कुछ। तो जो डिफरेंस है वो जो अर्न होगा डेट पे, वो इक्विटी के पास जाएगा, डिवाइड बाय इक्विटी। इज इट क्लियर? मैं अभी डिक्टेट नहीं किया हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट ये क्लियर है क्या? नंबर्स के हेल्प से कितना आसान है। डेट 50 लाख है, ठीक है ना, उस पर इंटरेस्ट देना है 10% और उस पर अर्न कर रहे हैं 16%, तो 6% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो 6% और 50 लाख तो एक्स्ट्रा इक्विटी के पास जाएगा, तो डिवाइड बाय इक्विटी। इज इट क्लियर? अगर आप चेक करेंगे ना कोई दिन क्यू फोरम, उसमें करीब 50 बार ये डाउट पूछा हुआ है लोगों का, ROI रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं उससे बेटर बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो इन दैट केस नीचे लिख रहा हूँ सेकेंड बुलेट, now if the firm raises debt, comma, it will earn ROI and have to pay interest rate, ब्रैकेट आई, होप कॉपी कर रहे हैं आप। नाउ इफ द फर्म रेजेस डेट, पैसा उठाता है लोन से, इट विल अर्न ROI, उसको बिजनेस में लगाएगा, उससे कमाएगा ROI, एंड हैव टू पे इंटरेस्ट रेट मतलब आई, सच दैट द extra income for equity would be ROI minus I into debt। ROI minus I into debt। आप नंबर सोचिए प्लीज। 16% माइनस 10%, 6% और 50 लाख। आप नंबर सोचिए, अगर आपको ऑड लग रहा है प्लीज नंबर सोचिए। अगर ऑड लगा तो नंबर्स 16% माइनस 10% ऑफ 50 लाख, 16% माइनस 10% ऑफ 50 लाख से एक्स्ट्रा इनकम जो इक्विटी के पास जाएगा, ठीक है। And now look at the formula again, and now look at the formula again। अब फिर से फॉर्मूला को देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या था? ROE इक्वल टू ROI प्लस ब्रैकेट ROI माइनस I। ये फाइट है, वो मैं फाइट हमेशा ये फाइट वर्ड बोलता हूँ, और मेरे को तो हमेशा उस कारण से ध्यान रहता है कि इस पे डेट पे कमाएंगे, पर मिले एक्स को इक्विटी को, और पूरे चीज़ को पोस्ट टैक्स तो करना ही है। उसके बारे में तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा सर 1 - T क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो ROI है वो EBIT है, ठीक है। सारा चीज़ प्री टैक्स चल रहा है, उसको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो ROE निकालना है वो पोस्ट टैक्स निकालना है, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी वेरी ईजी फॉर्मूला टू रिमेंबर इफ़ यू रिमेंबर द वर्ड फाइट, FIGHT, ठीक है। फाइट के हेल्प से याद रहेगा। मैं फाइट वर्ड लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान आए सर ने कैसे बोला था, फाइट, ठीक है। फाइट, ठीक है। जो अपने फर्स्ट बुलेट लिखे थे, प्लीज उसके बगल में लिखिएगा सिचुएशन 1 अनलीवर्ड
खुद का पैसा से धंधा कर रहे हैं। अगर हिंदी में लिखे तो बहुत बढ़िया, खुद का पैसा से धंधा कर रहे हैं। सिचुएशन 1 अनलीवर्ड, जो फर्स्ट बुलेट लिखे थे, सिचुएशन 1 अनलीवर्ड। और ये जो सेकंड बुलेट लिखे उस पे लिखिए सिचुएशन 2 लीवर्ड, माने बाजार से बोरो कर रहे हैं। सिचुएशन 2 लीवर्ड माने बाजार से बोरो कर रहे हैं, बाजार से बोरो कर रहे हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए सिचुएशन 1 में अगर लिखते हैं 16% इंटू 0.7 कितना आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। 16% ROI है और इंटू 0.7 30% टैक्स रेट है। क्या आ रहा है? जिसको सुंदरता से मतलब है वो ये सब चीज़ कभी नहीं लिखेगा, बिकॉज का नोट्स गंदा हो जाएगा। पर जिसको लॉजिक से मतलब है वो ज़रूर पेंसिल वगैरह से लिखेगा, समझने के लिए कि सर उस समय क्या बोल रहे थे। 11.2%, तो 11.2% हमारा ROE होता अगर डेट नहीं होता तो। 11.2% के बगल में ROE होता, ROE होता अगर डेट नहीं होता। 11.2% ROE होता अगर डेट नहीं होता। ओके, अगर डेट ज़ीरो होता तो 11.2% ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का होता। ठीक है, पर ये जो किए इसके कारण क्या आ रहा है, इसकी वजह से पुट कर रहे इक्वल टू 16 प्लस 16 माइनस 10। सपोज डेट इक्विटी रेशियो मन से मान रहे हैं 0.5, मन से मान रहे हैं, मन से, ये मत बोलिए कहाँ से आया, इंटू 0.7। 16 प्लस 16 माइनस 10 इंटू 0.5 द होल इंटू 0.7। ये मत बोलिएगा 0.5 कहाँ से आया, मन से नंबर्स यूज़ करें समझाने के लिए। और आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैं होता तो पेंसिल से ज़रूर लिखता बगल में कि सर नंबर्स का प्रयोग कर रहे थे। तो 11.2 से ज़्यादा आएगा 13.3, ये 13.3% आ रहा है, 13.3% आ रहा है, 13.3% आ रहा है, 13.3%। ठीक है, पर अगर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट 20% है, अगर इंटरेस्ट रेट 20% है, गंदा कीजिए, गंदा कॉपी को गंदा कीजिए, तब तो ख़राब बात है, बिकॉज डेट को 20% ब्याज पे उठा रहे हैं और उस पैसे से 16 कमा रहे हैं। डेट को 20% ब्याज से उठा रहे हैं और उस पर 16% कमा रहे हैं। इट इज़ गुड फॉर इक्विटी और बैड फॉर इक्विटी? बैड। डेट को 20 पे उठा रहे हैं, 20% ब्याज देना और केवल 16 कमा रहे हैं। तो इन दैट केस क्या आ रहा है, 16 प्लस 16 माइनस 20 इंटू 0.5 द होल इंटू 0.7 क्या आ रहा है, गंदा कीजिएगा प्लीज़। दुनिया एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं चल रही है। क्या दिखने में लगता है? ब्यूटी इज़ इन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका क्लैरिटी ज़्यादा है वो आपका ब्यूटी है। 9.8%, तो 9.8% लेस देन 11.2, जबकि यहाँ पे जो आया था 13.3 ग्रेटर देन 11.2। 13.3 वाज ग्रेटर देन 11.2, पर अभी जो आया 9.8 इट इज़ लेस देन 11.2। तो एक बार देख रहे हैं कि सर डेट अगर नहीं होता तो 11.2% ROE होता, पर अगर डेट है और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम है ROI से, तब तो उससे इम्प्रूव हो गया ROE। पर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है ROI से तो जाहिर है ROE डिप्रूव हो गया। तो आपको क्या लगता है ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है जहाँ पे इस फॉर्मूला से भी ROE सेम आएगा 11.2? इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए था जिससे इस फॉर्मूला से सेम आता जो ऊपर आया था? इंटरेस्ट रेट 10 के बदले 20 के बदले क्या होना चाहिए था जिससे इस फॉर्मूला से भी 11.2 आता? इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए था? 10 और 20 के बजाय क्या होना चाहिए था? वेरी गुड, एवरीबडी सेइंग दैट। सब इंटरेस्ट रेट 16% होना चाहिए था, वो भी लिख दे। इंटरेस्ट रेट सपोज 16%, अगर 16% है तो 16 प्लस 16 माइनस 16 इंटू 0.5 द होल इंटू 0.7। ऑब्वियस है, दिख रहा है सबको कि आंसर क्या आ रहा है, 11.2%। 11.2% आ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट 16% होता, अगर इंटरेस्ट रेट 16%, तब तो 16% पे डेट उठा रहे हैं और उस पर 16% ही अपने को ROI जनरेट हो रहा है। तो फ़ायदा क्या है? डेट इज़ टाइम पास। ओके, डेट यहाँ पे टाइम पास बन गया। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? स्मृति, इज़ इट क्लियर? महक, अनेजा, इज़ इट क्लियर? स्मृति, इज़ इट क्लियर? महक, अनेजा, इज़ इट क्लियर?
ओके, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रियल लाइफ में कोई तुमसे पूछे कि यार गाड़ी को ज़्यादा स्पीड से चलाएं या कमती स्पीड से, यानी डेट ज़्यादा लें या डेट कमती लें, वो डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या अर्न करोगे डेट पे, ROI कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट। आप क्या अर्न करोगे ROI कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, आप क्या अर्न करोगे ROI कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप कोई बोलेगा सर जब इतना ईजी डिसीजन है तो लोग इतने परेशान क्यों होते हैं कंपनीज लोग, बिकॉज क्या आपको पता है श्योरिटी से कि आप क्या अर्न करोगे? क्या कोई भी बिजनेस में आपको पता है श्योरिटी से कि आप पैसे पे क्या रिटर्न जनरेट करने वाले हो? क्या कोई भी बिजनेस में श्योरिटी से पता है कि ROI क्या जनरेट करने वाले? नहीं। तो वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग को लगा कि हम लोग का ROI हाई होगा और हमने बहुत ज़्यादा डेट उठा लिया और बाद में ROI लो हो गया, तब तो इक्विटी हर्ट हो जाएगा ना। और ठीक उल्टा, हम लोग को लगा ROI ख़राब होगा और हमने इसलिए डेट नहीं उठाया, तो इक्विटी का वेल्थ क्रिएट कर सकते थे, डेट उठा के नहीं उठा पाए। तो दैट इज़ द डिलेमा। इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। ओके, कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन। ओके, लिख दीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन, if ROI greater than I, debt preferred. If ROI less than I, equity preferred. If ROI equal to I, indifference. Indifference. If ROI equal to I, indifference. क्लियर है ये? ओके, इज इट क्लियर? ज़्यादा कमा सकते हो तो डेट बढ़िया उठाइए, कमती कमा सकते हो तो डेट खराब है, और अगर बराबर कमा सकते हो तो टाइम पास हो रहा है। इज इट क्लियर? संपूर्ण व्रतलोक श्रेयांश, इज इट क्लियर? परफेक्ट है। इन केस preference capital is also present. In case preference capital is also present, चलिए मान लेते हैं preference capital भी है, तो इक्वेशन क्या होगा देखिएगा। इक्वेशन में दो फाइट होगा, एक फाइट था ना, दो फाइट होगा। तो ROI ये चल रहा है अनलीवर्ड टाइप का। अब पहला वाला फाइट है ROI माइनस I। एक मिनट, महक अनेजा कुछ बोले हैं सर, इसका मतलब रियल लाइफ में कंपनी प्रेडिक्शन करती है कि कितना डेट यूज़ करेगा, उस हिसाब से कंक्लूजन निकालती है। एकदम गलत बोला आपने। कंपनी पहले सोचती है कि वो क्या ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगी फ्यूचर में एज़ कम्पेयर टू ब्याज, और उसके हिसाब से डिसाइड करती है कि डेट कितना लेना है। तो आपने एकदम गलत बोला है महक, ठीक है। पहले डेट डिसाइड नहीं करती है, पहले अपना कॉन्फिडेंस देखती है कि क्या रिटर्न कमा पाएगी, उसके हिसाब से डेट डिसाइड करती है। तो ROI प्लस ROI माइनस I इंटू डेट बाई इक्विटी, पहला फाइट। दूसरा फाइट प्लस ROI इंटू 1 माइनस T माइनस DP इंटू P बाई E। प्लीज़ फॉर्मूला कॉपी कीजिएगा, पहले फॉर्मूला कॉपी कीजिए फिर समझा रहा हूँ। पहला वाला पार्ट तो क्लियर है ही, ROI प्लस ROI माइनस I इंटू D बाई E द होल इंटू 1 माइनस T। दूसरा वाले पार्ट में और एक फाइट जो है वो है ROI का पोस्ट टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट इंटू P बाई E। किसको किसको समझ में आ गया लास्ट पार्ट? बुद्धि लगाएं, बिकॉज अगर आ जाता है ना खुद से अंदर में समझ में, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट मीन्स यू फील दैट यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर कमांडिंग। ओके, जो लास्ट पार्ट है वो किसको किसको समझ में आ गया?
तो शिवम बंसल बोल रहे समझ में आ गया। लास्ट पार्ट वैसा ही है जो सेकेंड पार्ट था, फाइट ही चल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है ना, वो तो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो बिलो द लाइन आता है ना, टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, इसलिए उसको मैं आरओआई से कैसे कंपेयर करूं? आरओआई तो प्री टैक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड पोस्ट टैक्स है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आरओआई का पोस्ट टैक्स को प्रेफरेंस डिविडेंड रेट से कंपेयर कर रहे हैं। आरओआई को प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है और जो आरओआई है वो प्री टैक्स है। इसलिए आरओआई को पोस्ट टैक्स करके प्रेफरेंस डिविडेंड से कंपेयर किए हैं। ठीक से सोचिए, तो प्रेफरेंस डिविडेंड रेट जो है वो सपोज 11% है, 11, ठीक है ना। और ये क्या चल रहा था, 16 इंटू 0.7 माइनस 11, तो इसका मतलब अपने 11.2% पोस्ट टैक्स कमा रहे हैं प्रेफरेंस के पैसे पे, और अपने प्रेफरेंस को पे करे 11। तो अपने ये नहीं बोल सकते अपने 16% कमा रहे 11 दे रहे हैं, नहीं, 11 तो आफ्टर टैक्स है ना। तो अपने 16 का आफ्टर टैक्स 11.2% कमा रहे हैं और 11 दे रहे हैं। डेफिनेटली कुछ हद तक बढ़िया है प्रेफरेंस, ओके, कुछ हद तक बढ़िया है प्रेफरेंस। ऑफकोर्स इंटू पी बाई ई का तो प्रॉब्लम है ही नहीं आप लोग को, आई एम श्योर। आप समझ में आ रहा है कि सर 11% प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना है। 11 कहाँ से आया? घर से आया, मन से मान रहा हूँ। और 16% आरओआई था, तो ये थोड़ी ना 16 11 से ज़्यादा है, एकदम नहीं। 16 तो बिफोर टैक्स है और 11 तो आफ्टर टैक्स है, तो 16 का पोस्ट टैक्स को 11 से कंपेयर करेंगे। यस प्लीज़ देखिए, प्लीज़ देख लीजिए, दो फाइट है, एक था आरओआई और इंटरेस्ट में, और एक है आरओआई का पोस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट में। एक है आरओआई और इंटरेस्ट रेट में, और एक है आरओआई का पोस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट में। एक है आरओआई और इंटरेस्ट रेट में, एक है आरओआई का पोस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट में। बाकी लोग भी बता देंगे कि उनको समझ में आया नहीं आया, तो बेटर रहेगा। आरओआई में और इंटरेस्ट रेट में, और दूसरा है आरओआई का पोस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट में। सही, ये पोस्ट टैक्स का चक्कर क्यों हुआ? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, वो तो बिलो द लाइन आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। और आरओआई प्री टैक्स है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, गुड। अब प्लीज़ बुक से, शायद लेवरेज चैप्टर में एक सम था इसके ऊपर, रेशियो या लेवरेज चैप्टर में, ओके, जो मैंने बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर समझेंगे। मैं भी खोज रहा हूँ, आप लोग भी खोज सकते हैं। बहुत बढ़िया सम था, इंपॉर्टेंट सम था, शायद रेशियो चैप्टर में किया हुआ भी है, पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। बट आई वुड लाइक टू मेक यू सी द सम अगेन। एक सम था रेशियो या लेवरेज चैप्टर में इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सम था वो। लेवरेज में या रेशियो में, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, शायद लेवरेज में था। समीर पाटिल बोल रहे हैं अगर डिबेंचर नहीं है, डेट नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियस है, तो आर ओ आई माइनस आई इंटू डी बाई में डेट तो ज़ीरो हो गया, तो केवल फर्स्ट आर ओ आई और लास्ट पार्ट बचा। आई डोंट थिंक इट वॉज अ लॉजिकल डाउट। वो तो ऑब्वियस है, जो नहीं है वो ज़ीरो है। यहाँ पे भी तो उस फॉर्मूला में प्रेफरेंस नहीं है, ज़ीरो पुट कर दो, क्या बात है। तो लेवरेज में एक सम था इस पार्ट से रिलेटेड, यस मिल गया। पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32 लेवरेज चैप्टर में था। पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32। एक सेकेंड, आप लोग ओपन कीजिए।
सो क्या वो क्वेश्चन दे आपको पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32? प्लीज़ बताइए येस और नो, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। ध्यान रहे कैपिटल स्ट्रक्चर का ये 5th क्लास चल रहा है। प्रीवियस बैच पे कैपिटल स्ट्रक्चर का 4 क्लास था और ये 5th चल रहा है, तो 5th 6th 7th तो इनएफिशिएंट हो जाएंगे अपने। एनीवेज, तो पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 32, अ फर्म हैज सेल्स ऑफ 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 56%, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख। तो EBIT आ गया ना, बिकॉज कंट्रीब्यूशन हो गया 44% ऑफ 75 लाख और उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो EBIT आ जाएगा। बताइए ना EBIT कितना आ रहा है? 44% ऑफ 75 लाख माइनस 6 लाख। प्लीज़ बताइए 44% ऑफ 75 लाख माइनस 6 लाख। 44% ऑफ 75 लाख, द होल थिंग माइनस 6 लाख। ओके, 27 lakhs EBIT आ रहा है, 27 lakhs EBIT आ रहा है। इट हैज़ अ डेट ऑफ 45 लाख एट 9% एंड इक्विटी 55 लाख। तो 1 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है। 1 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ROI क्या है? 1 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ROI क्या है? 1 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ROI क्या है? वही फर्स्ट पार्ट पूछा है। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, EBIT इक्वल टू PV रेशियो इंटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। तो 0.44 इंटू 75 माइनस 6 इक्वल टू 27 lakhs। आई होप यू आर ओके। कॉस्टिंग में PV रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो को PV रेशियो बोलते हैं ना। तो 56% वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 44% है। आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू है इसमें। 56% वेरिएबल कॉस्ट था तो कंट्रीब्यूशन 44% है। 44% ऑफ 75 कंट्रीब्यूशन हुआ माइनस 6 लाख 27। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। सो 45 प्लस 55, यही है ना? हाँ, इक्वल टू 1 करोड़ 100 lakhs। 100 lakhs अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है। देयरफॉर ROI इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सो ROI इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 100 इनटू 100 इक्वल टू 27%। 27% is the ROI। 27% is the ROI। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? तो इंटरेस्ट रेट क्या है चेक कीजिए। इंटरेस्ट रेट क्या है सब में? सब में इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट 9% है। तो प्लीज़ बताइए क्या फाइनेंशियल लेवरेज डेट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? इस कंपनी में जो डेट ले रखी है ये अच्छा चीज़ है या ख़राब चीज़ है? इंटरेस्ट रेट 9% है तो डेट जो है फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ऑब्वियसली फेवरेबल। यही तो बात की है अभी अपने ऊपर, यही तो बात किए थे कि इफ ROI इज मोर देन इंटरेस्ट देन डेट इज प्रेफरेबल। तो लिख दें नंबर 2 सेकेंड पार्ट का आंसर, सिंस ROI greater than interest, leverage is preferable, leverage is favorable। ओके, लेवरेज बढ़िया चीज़ है, अच्छा ही है। 9% ब्याज पे पैसा उठा रहा है और उससे 27% कमा रहा है, तो एक्स्ट्रा 18% इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। ठीक है ना। थर्ड पार्ट, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, डज इट हैव हाई और लो कैपिटल टर्नओवर? फर्म एक ऐसे इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो 3 है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो मैंने सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 3 टाइम्स है। तो उस केस में इस कंपनी का कैपिटल टर्नओवर ज़्यादा है या कम है? ओके, मैं कैपिटल टर्नओवर को सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मान रहा हूँ। तो अपना सेल्स क्या था कंपनी का 75 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 100 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 100 लाख है, सेल्स केवल 75 लाख है,
तो अपना तो टर्नओवर रेशियो केवल 0.75 टाइम्स हो गया। ओके, ये तो केस हो गया अंडर यूटिलाइजेशन का या ओवर यूटिलाइजेशन का। अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है और आपका कमाई बहुत कम है तो इट इज़ अ केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन। लास्ट क्लास किए थे, ये अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन है। तो राघव बंसल का गलत जवाब आया है, अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन है। कैपिटल बहुत अधिक है तभी तो जो अपना कैपिटल टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो थर्ड पार्ट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये टाइम्स होता है तो इक्वल टू 75 lakhs डिवाइड बाय 100 lakhs इक्वल टू 0.75। यानी 1 रुपया का अगर बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है केवल 75 पैसा का सेल कर पा रहे हैं। दिस इज, लिख दीजिए, दिस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन, दिस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3 times। दिस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3 times। दिस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3 times। Industry average of 3 times, full stop. So firm has low capital turnover ratio. So firm has low capital turnover ratio. Low capital turnover ratio को underline, low capital turnover ratio, ठीक है, ब्रैकेट में signifying over capitalization, ब्रैकेट में signifying over capitalization, ज़्यादा ही कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है, signifying over capitalization। ठीक है, देखता हूँ कौन तुरंत बोलता है। अगर कंपनी का सेल्स इतना ही रखना है और टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के जितना होता तो कितना कैपिटल होना चाहिए था? सेल्स इतना ही लाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए था? इतना ही सेल्स लाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए था? इतना सेल्स लाने के लिए कितना कैपिटल? करेक्ट, 25 लाख, केवल 25 लाख का कैपिटल होना चाहिए था और ये लोग 100 लाख लगा रखा है, इसीलिए तो ओवर कैपिटलाइजेशन बोल रहे हैं। केवल 25 लाख कैपिटल से ये काम हो जाना चाहिए था, लोग 100 लाख लगा रखा है। ठीक है, राघव समझ में आ गया होगा कि सर जब ये लो है तो इसको ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज 75 लाख सेल्स के लिए 25 लाख कैपिटल होना चाहिए था, अपने 100 लाख कैपिटल लगा रखे, इसलिए ओवर कैपिटलाइजेशन है। वेरी गुड। नंबर 4, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट आर द OL, FL एंड CL ऑफ द फर्म? OL, FL एंड CL ऑफ द फर्म। OL निकालना है, FL निकालना है, CL निकालना है फर्म का। इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिएगा? OL का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, और FL का फॉर्मूला क्या था? EBIT बाय PBT। तो कर लें, कंट्रीब्यूशन जो है वो है 44% ऑफ 75 लाख। कितना है? कंट्रीब्यूशन 44% ऑफ 75 लाख है, यानी कितना है? 33 लाख। और EBIT अपना 27 लाख है, निकाला वही है। और PBT जो है EBIT माइनस I इक्वल टू 27 लाख माइनस 9% ऑफ 45 लाख। 27 माइनस 9% ऑफ 45, 27 माइनस 9% ऑफ 45, 27 माइनस 9% ऑफ 45, yes please, 22.95 lakhs. Therefore OL equal to contribution डिवाइड बाय EBIT, तो 33/27 कितना? OL कंट्रीब्यूशन बाय EBIT 33/27। तो संपूर्ण ने आंसर दिया 1.22, भ्रतलोक से मिसप्रिंटिंग हुआ है, सो 1.22
1.22 का इंटरप्रिटेशन किसको याद है? लेट मी सी, किसका दम है? ऑपरेटिंग लेवरेज का इंटरप्रिटेशन किसको याद है? चलिए देखते हैं किसको याद है। ऑपरेटिंग लेवरेज इलास्टिसिटी था। इफ समथिंग चेंजेस बाय 1% देन समथिंग विल चेंज बाय 1.2%। ऑपरेटिंग लेवरेज का इंटरप्रिटेशन किसको याद है? ऑपरेटिंग लेवरेज 1.22 इलास्टिसिटी था ये। अगर सेल्स पे 1% चेंज होगा तो EBIT में 1.22% चेंज होगा। यस करेक्ट, सेल्स से EBIT का कनेक्शन, दैट वाज ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल्स पे अगर 1% चेंज होगा तो EBIT में 1.22% चेंज होगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इज EBIT बाय PBT। So 27 divide by 22.95. 27 divide by 22.95. 1.18। इसका इंटरप्रिटेशन क्या था? 1.18 का इंटरप्रिटेशन क्या था? अगर क्या चीज़ 1% चेंज होगा तो क्या चीज़ 1.18% चेंज होगा? करेक्ट, EBIT EPS। अगर EBIT 1% चेंज होगा तो EPS 1.18% चेंज होगा। वैसे इस सब में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो मैंने बोला था EPS बोलो या पैट बोलो PBT बोलो, तीनों में 1.18% चेंज होगा। याद है छोटा सा पॉइंट? अगर प्रेफरेंस नहीं होता है तो परसेंटेज चेंज इन पैट, परसेंटेज चेंज इन PBT एंड परसेंटेज चेंज इन EPS इज सेम। अगर सब में प्रेफरेंस नहीं है तो डेफिनेशन वाइज 1.18% परसेंटेज चेंज इन EPS, बट वैसे अगर सब में प्रेफरेंस नहीं है तो परसेंटेज चेंज इन पैट, PBT और EPS सेम होता है। कंबाइंड लेवरेज CL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय PBT। कंट्रीब्यूशन बाय PBT, ऑफ कोर्स आप OL इंटू FL भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय PBT, सो 33 डिवाइड बाय 22.95। 33 डिवाइड बाय 22.95। 33 डिवाइड बाय 22.95, 1.44। इंटरप्रिटेशन प्लीज, इंटरप्रिटेशन क्या है? सेल्स और EPS करेक्ट है। इफ सेल्स चेंज बाय 1%, EPS will change by 1.44%. If sales change by 1%, EPS will change by 1.44%. चलिए फिफ्थ पार्ट, सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मेरे ख्याल से पहले ही मार्क कराया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज विल EBIT इंक्रीज? वो तो आ ही गया था। क्या आया था? OL क्या आया था अपना? OL क्या आया था? 1.22। If sales increase by 10%, EBIT will increase by 10 into 1.22 equal to 12.2%। 12.2% से ऐसे एरो देके एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा। एरो देके एग्जाम में आंसर मत लिखिएगा, लैंग्वेज के साथ लिखिएगा। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, EBIT विल इंक्रीज बाय 10 इंटू 1.22, 12.2%। 12.2%। ऑफकोर्स ये और एक तरीके से निकाल सकते थे। सेल्स 75 लाख दिया हुआ था, उसको 7.5 लाख बढ़ाते तो 82.5 लाख होता, और 82.5 लाख का 44% निकालते, कंट्रीब्यूशन आता, उस पर 6 लाख लेस करते, EBIT आता, उससे इंटरेस्ट लेस करते, PBT आता, पैट आता, ठीक है दैट वे। तो आप सॉरी EBIT तक तो अपने वैसे भी निकाल सकते थे EBIT के हेल्प से, ठीक है ना, और एक तरीके से निकाल सकते थे। इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला एक बार देख रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट ऐसे ही निकाला है, बहुत बढ़िया, बुद्धिमान हो गए लोग। नंबर 6, सिक्स्थ पार्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स PBT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0।
व्हाट लेवल ऑफ सेल्स पीबीटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, कितना सेल्स करेंगे तो पीबीटी ज़ीरो होगा. पीबीटी ज़ीरो करना है, व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, पीबीटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सो पीबीटी क्या होता है, सॉल्व कर लेते हैं. पीबीटी इक्वल टू ज़ीरो. सो पीवी रेशियो into sales minus fixed cost minus interest is equal to 0. So 0.44 into sales minus 6 लाख. इंटरेस्ट क्या था, 9% ऑफ 45 क्या था इंटरेस्ट, 9% ऑफ 45. इंटरेस्ट कितना है प्लीज़, 9% ऑफ 45 इंटरेस्ट क्या है प्लीज़ बताइए. 4.05. तो सेल्स क्या आ रहा है, सेल्स इज कमिंग टू 10.05 डिवाइड बाय 0.44. 10.05 डिवाइड बाय 0.44. 10.05 डिवाइड बाय 0.44. 10.05 डिवाइड बाय 0.44. 22.84 lakhs. 22.84 lakhs. 22.84 lakhs. तो इस लेवल ऑफ सेल्स पे पीबीटी उड़ जाएगा, पीबीटी ज़ीरो हो जाएगा. वैसे और एक तरीके से नहीं, यही तरीका बेस्ट रहेगा. एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स पूछा, जरूरत नहीं है. नंबर 7, if EBIT increases by 20%, by what percentage PBT will increase? तो FL यूज़ कर लो. नंबर कौन सा, 7. if EBIT, और इसका आंसर क्या था, 22.84. if EBIT increase by 10%, PBT will increase by 10 into FL क्या था अपना, FL क्या था, फाइनेंशियल लेवरेज क्या आया था, फाइनेंशियल लेवरेज क्या आया था, और 20% है क्या, EBIT इंक्रीज बाय 20% है. ठीक है, सॉरी, फाइनेंशियल लेवरेज 1.18 आया था. तो इफ EBIT गोज अप बाय 20%, PBT विल गो अप बाय 20 इंटू 1.18. 20 इंटू 1.18, 23.6% आंसर. 23.6% आंसर. तो सम को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. 23.6% आंसर. 23.6% आंसर. ठीक है, 23.6% आंसर. %23.6% आंसर. ओके, तो ये अपना ROI रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया. इसमें क्या होता है ना, कई बार सम्स करने के चक्कर में क्रक्स को भूल जाते हैं. समझ में ये आया, अगर तुम ज़्यादा कमा सकते हो, यानी अगर रोड खाली है तो उस केस में गाड़ी को ज़्यादा गियर पे चलाओ, डेट ज़्यादा यूज़ करो. पर अगर तुम कमती कमा सकते हो तो उस केस में गाड़ी को स्लो चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट द सिंप्लिसिटी ऑफ द डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन की वजह से लार्जर पिक्चर मत भूल जाइएगा. ठीक है ना, ओके. अब अपने मूव कर रहे हैं इनटू EBIT EPS रिलेशनशिप. ये इस चैप्टर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्या आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि EBIT बेसिकली ROI का भाई हो गया और EPS जो है वो बेसिकली ROE का भाई हो गया. थिंक अबाउट इट एंड इट विल हेल्प. EBIT ROI का भाई, EPS ROE का भाई. ये फील हो रहा है, ये इंट्यूशन ओके है. बिकॉज इससे आपको ये पता चलता है, ओके सर, अब जो कराने वाले हैं उसका क्रक्स तो वही है जो करा चुके. ये जो कराने वाले उसका क्रक्स तो वही है जो करा चुके.
ओके हाँ, सम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज कंसेप्चुअली बहुत कुछ डिफरेंट नहीं करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ये लोग बोलना चाह रहे हैं अर्निंग पर शेयर ईबीआईटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोग डेट उठा के बिजनेस करेंगे तो ईबीआईटी बढ़ेगा, डेट उठा के बिजनेस करेंगे तो ईबीआईटी बढ़ेगा, तो वो ईबीआईटी बढ़ेगा पर डेट पे ब्याज देना पड़ेगा, तो उस केस में नेट में ईपीएस पे क्या इफेक्ट आएगा? चीज़ समझिए, अगर हम लोग डेट उठा के और बिजनेस करेंगे तो ईबीआईटी बढ़ेगा, पर डेट पे इंटरेस्ट जाएगा तो ईपीएस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या ये प्राइमा फेशिया क्लियर है? मैंने नहीं बोला मैंने कंप्लीट कर दिया, स्टार्ट भी नहीं किया है, पर प्राइमा फेशिया क्लियर है कि वही डिस्कशन है जो आरओआई आरओई में था कंसेप्चुअली। तो बुद्धिमान स्टूडेंट जो बिग पिक्चर देखता है वो ये समझेगा कि यार ठीक है, क्रक्स तो वही चल रहा है, केवल अलग तरीके से है। ठीक है, ओके। तो उस केस में सुनिएगा प्लीज, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, लिखना है आपको। ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, implies increase शेयर प्राइस। अगर आप लोग शेयर होल्डर हो तो आप लोग का वेल्थ कब बढ़ता है? जब कंपनी का शेयर का दाम बढ़ जाता है। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपका वेल्थ कब बढ़ता है? जब कंपनी के शेयर का दाम बढ़ जाता है। इंक्रीज शेयर प्राइस, जो शेयर प्राइस है, प्राइस वो क्या है? पीई रेशियो इनटू ईपीएस। होप यू आर कॉपिंग। शेयर प्राइस क्या है? पीई रेशियो इनटू ईपीएस। वैसे तो मैथ्स दिख रहा होगा, पी रेशियो इनटू ईपीएस कितना स्टूपिड फॉर्मूला दिखता है। ये ई कट क्या बचा? पी। कोई बोलेगा ना फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ई कट बचा पी। ठीक है, एनीवेज हमने इतने ख़राब तरीके से नहीं किया था। हम लोग ये बोले थे कंपनी का जो शेयर का दाम है दैट शुड बी से 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स। कंपनी का जो शेयर का दाम है दैट शुड बी 10 टाइम्स 20 टाइम्स इट्स अर्निंग्स। ठीक है, तो पी रेशियो ये दिखाता है कि प्राइस शुड बी हाउ मेनी टाइम्स अर्निंग्स। जैसे इंडिया का पी रेशियो करीब 25 टाइम्स चल रहा है, पाकिस्तान का पी रेशियो करीब 8 टाइम्स है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी या कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कितना स्ट्रांग है, ये सब मैंने रेशियो में बताया था। ओके, तो प्राइस इक्वल टू पी रेशियो इनटू ईपीएस, और पी रेशियो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। डिपेंड्स ऑन a number of factors including risk. Hope you are writing. P ratio depends on number of factors including risk. But tell me something, सारे के सारे investors अपने सब जन are assumed to be risk averse or risk lovers? Are all investors assumed to be risk averse, AVERSE, or risk lovers? Are all investors assumed to be risk averse or risk lovers? Risk averse, that means we are expected to be loving risk or hating risk. We are expected to be loving risk or hating risk. We are expected to be loving risk or hating risk. Loving risk or hating risk. Hating risk ये presumption है, कोई बोलेगा नहीं सब मेरे को अच्छा लगता है तो तेरे लिए नहीं पढ़ रहे चैप्टर। ठीक है ना, we are supposed to be hating risk। ठीक है, तो इसलिए अगर दो कंपनीज है और दोनों कंपनीज का हर कुछ सेम है, दो कंपनीज है ए और बी और दोनों का हर कुछ सेम है, पर कंपनी बी का रिस्क ज़्यादा है। दो कंपनीज है ए और बी और दोनों का हर कुछ सेम है पर बी का रिस्क ज़्यादा है, तो इन दैट केस आप बी के लिए ज़्यादा दाम देने तैयार हो गए या बी के लिए कमती दाम देने तैयार हो गए? बी का शेयर के लिए यू वुड बी रेडी टू पे अ हायर प्राइस और अ लोअर शेयर प्राइस। ए और बी दो कंपनीज है, दोनों हर मामले में सेम है पर बी में ज़्यादा रिस्क है, तो बी के लिए यू वुड बी रेडी टू पे अ हायर शेयर प्राइस और लोअर शेयर प्राइस, यानी बी का पी रेशियो कम होगा। बी का पी रेशियो क्या होगा? कम। तो मैंने क्या लिखा? पी रेशियो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिस्क।
इंक्लूडिंग रिस्क के बाद लिखते हैं हायर द रिस्क कॉमा lower the P ratio, higher the risk, comma, lower the P ratio, of course, ceteris paribus, other factors remaining constant. Higher the risk, क्या पता रिस्क लेने के कारण बहुत ही बबाल अर्निंग बढ़ जाए, ईपीएस बढ़ जाए, तो क्या होगा, पी रेशियो लोअर होने के बावजूद ही बढ़िया हो जाएगा. हायर द रिस्क, कॉमा, लोअर द पी रेशियो, ठीक है, डर के अपने कमती देना चाहेंगे, लोअर द पी रेशियो. सो इफ अ फर्म raises more and more debt, if a firm raises more and more debt, comma, तो उसका पी रेशियो बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए. इफ अ फर्म रेजेस मोर एंड मोर डेट, तो उसका पी रेशियो बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए. बिकॉज रिस्क पे क्या हो रहा है, अगर एक कंपनी उल्टा पुल्टा डेट उठा रही है, एक गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहा है, तो इन दैट केस पी रेशियो गिरना चाहिए. पी रेशियो should fall, P ratio should fall. बता लोग ने बोला बढ़ना चाहिए, पता नहीं कैसे बोला. आपने यहाँ बात कर ली है कि रिस्क लोग हेट करते हैं, रिस्क बढ़ने से लोग कमती पैसा देना चाहेंगे. डेट ज़्यादा रेस करना मतलब ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली पी रेशियो विल फॉल ना. तो ब्रदर लोग कैसे गलती किया, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ. पीपल आर रिस्क एवर्स, पीपल हेट रिस्क. तो अगर कंपनी ज़्यादा डेट ले रहा है तो रिस्क बढ़ रहा है ना, बैंक्रप्सी ये सब का, तो अकॉर्डिंगली कमती प्राइस पे करना चाहेंगे, पी रेशियो विल फॉल. ब्रदर लोग इज इट ओके, ब्रदर लोग इज इट ओके. मैंने बहुत ही हौले हौले समझाया है, जरा सा भी रश नहीं किया, ठीक है. शुड फॉल. अब राइट साइड में ईपीएस का फॉर्मूला ईबीआईटी से कैसे डिपेंड करता है, तो ईपीएस इक्वल टू ईबीआईटी माइनस आई इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. देखिए ईपीएस इक्वल टू ईबीआईटी माइनस आई द होल इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. अमाउंट है ये, डिविडेंड रेट नहीं है. होल बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने तो वही किया है. पाफेश बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पाफेश क्या होगा, इक्विटी अर्निंग्स. तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किए, पीबीटी बचा, उसको पोस्ट टैक्स किए, पैट बचा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. इज ओके. ईपीएस का फॉर्मूला इज ओके, ईपीएस का फॉर्मूला इज ओके. ईपीएस का फॉर्मूला इज ओके. तो इस फॉर्मूला के नीचे इफ डेट गोज अप, इफ डेट गोज अप interest will go up, but EBIT will also go up. अगर डेट को बढ़ाए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, EBIT बढ़ेगा. EPS डोंट नो. अगर डेट से पैसा उठाएंगे उससे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर उसको बिजनेस पे लगाएंगे, EBIT बढ़ेगा. EPS पे क्या इफेक्ट होगा, वी डोंट नो. इफ इक्विटी, अगर इक्विटी से पैसा रेज करेंगे, इक्विटी से, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, बट ईबीआईटी भी बढ़ेगा. देयरफॉर ईपीएस डोंट नो. इक्वेशन देख लो प्लीज. अगर इक्विटी से पैसा उठाएंगे, ये ई माने इक्विटी है, ई माने इक्विटी. अगर इक्विटी से पैसा उठाएंगे तो भी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ डिवाइड हो रहा था. दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था. ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ गया, ठीक है, और ये ईबीआईटी बढ़ गया. तो हम लोग कैसे बोले ईपीएस पे क्या इफेक्ट आएगा. तो अब ये इशू चल रहा है. डू नॉट फॉरगेट द लार्जर पिक्चर. द लार्जर पिक्चर इज, हम लोग को शेयर प्राइस से मतलब है. अगर हम लोग को डिसाइड करना है कि पैसा डेट से रेस करे कि इक्विटी से रेस करे,
तो अपने को उससे रेस करना चाहिए जिससे शेयर प्राइस ज़्यादा होगा। डेट से पैसा उठाए कि इक्विटी से उठाए, तो उससे उठाना चाहिए जिससे शेयर प्राइस ज़्यादा होगा। और शेयर प्राइस डिपेंड करता है पी रेशियो और ईपीएस पे। ईपीएस का फॉर्मूला लिखा के डिबेट कैरी आउट किए और पी रेशियो का मतलब बता के बोले कि देखो डेट लेने से पी रेशियो गिर सकता है, ठीक है ना। ये बताओ ये दोनों चीज़ जो है पी रेशियो और ईपीएस, इन दोनों में से किस में फॉर्मूला दे पाए और किस में केवल डायरेक्शन बोले। पी रेशियो और ईपीएस दोनों में जो मैंने नोट्स लिखाया, कौन से नोट्स में मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला बता पाया और कौन से नोट्स में मैं केवल ये बता पाया कि ऐसे इस पर डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करता है। पी रेशियो और ईपीएस किसके बारे में मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज बोल पाया, ईपीएस के बारे में फॉर्मूला वाइज बोल पाए, पी रेशियो के बारे में तो केवल ज्ञान दिए, ज्ञान, ओनली ज्ञान। पी रेशियो के बारे में केवल ज्ञान दिए, ईपीएस के बारे में तो फॉर्मूला दे दिए। तो पी रेशियो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होता है रियल लाइफ में। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आप पहले भी 3-4 साल 5 साल बाद जब बहुत फाइनेंस पढ़ चुके होंगे, एक ही चीज़ से आपको प्रॉब्लम होगा कि ये पी रेशियो यार किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड भी करता है तो निकालूँ कैसे। तो आईसीएआई ने क्या किया है, प्लीज़ अब ध्यान से सुनना। आईसीएआई ने क्या किया है, अगर इस एरिया के कुल मिला के 20 सम्स हैं, मान लेते हैं 20 सम्स, बुक में 20 सम्स हैं नॉन रिपीटेड, हो सकता है रिपीट करके 40 सम्स हैं, नॉन रिपीटेड अगर 20 सम्स हैं तो 20 सम्स में से केवल 2 सम्स ऐसे होंगे जिनमें आईसीएआई ने पी रेशियो के बारे में बोला है। तो 20 सम्स में से केवल 2 ऐसे सम्स हैं जहां पे आईसीएआई ने पी रेशियो के बारे में बोला है कि पी रेशियो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी सारे सम्स में 18 सम्स में सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, क्योंकि मान रहा है पी रेशियो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो शेयर प्राइस कब ज़्यादा होगा, अगर ईपीएस ज़्यादा होगा। अगर पी रेशियो सेम रहने वाला है तो शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए ईपीएस बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ईपीएस के बेसिस पे सॉल्व किए। दिस इज व्हाट आईसीएआई हैज़ डन। आईसीएआई ने इस टॉपिक के पीछे पढ़ा है, करीब बुक में 40 सम्स दिखेंगे जिसमें 20 रिपीटेड है, तो 20 अलग सम्स, अलग मतलब हर एक सम यूनिक है। तो उनमें से 2 सम्स के अंदर पी रेशियो ऐसे चेंज होगा वैसे चेंज होगा बोला है, पर बाकी 18 सम्स में चुप है, चुप, पी रेशियो कुछ बोला ही नहीं। तो तुमको भी चुप रहना है, तुमको मानना है ओके यार सम ईपीएस के बेसिस पे करना है। क्या ये क्लियर है? मैं ये लिखाने वाला हूँ हिंदी में, पर क्या ये क्लियर है? बिकॉज ये नॉलेज नहीं था, ये था आईसीआई का एटीट्यूड। तो आईसीआई पी रेशियो के बारे में ज़्यादातर बोला नहीं है, वो लोग बोलना चाह रहे तुम भूल जाओ, वो सेम रहेगा। ईपीएस के बेसिस पे आप बताओ कि कौन सा डेट से पैसा उठाए कि इक्विटी से उठाए। इज इट ओके? इज इट ओके? यस, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। आप लिखिएगा प्लीज़, मैं नहीं लिख रहा हूँ। वी विश टू रेज फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट, वी विश टू रेज फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट, वी विश टू रेज फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट, वी विश टू रेज फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट डैश पैरा चेंज। Alternative one, debt dominated alternative, debt dominated alternative, डेट डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव, यानी उस पर डेट ज़्यादा है। ऑल्टरनेटिव 2 इक्विटी डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव, यानी इक्विटी से ज़्यादा पैसा रेज कर रहे हैं। डेट डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव 1 था। ऑल्टरनेटिव 2 इक्विटी डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव, इक्विटी डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव लिख लिया आपने। डेट डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव का मतलब डेट से ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं, इक्विटी डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव का मतलब इक्विटी से ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं। उसके बाद वी शुड चूज दैट ऑल्टरनेटिव, वी शुड चूज दैट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, वी शुड चूज दैट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, वी शुड चूज दैट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव which will lead to a higher share price. We should choose that financing alternative which would lead to a higher share price. We should choose that financing alternative which would lead to a higher share price, which would lead to a higher share price.
full stop, full stop, para change. आप लिख पाए ना, we should choose that financing alternative which will result in a higher share price. We should choose that financing alternative which will result in या lead to a higher share price. Lead to a higher share price. Full stop. क्या आपने लिख लिया है? Para change. However, share price is a product of P ratio and EPS. However, share price is a product of P ratio and EPS. Share price is a product of P ratio and EPS. Share price is a product of P ratio and EPS. P ratio and EPS. Full stop. In most of the ICAI problems, अगर कोई स्टूडेंट किसी और का है CMA कर रहा है तो ये नहीं सोचे हमारे CMA में क्या है, भाई तुम्हारे में सब सेट है, चिंता मत करो. जब CA बोल रहे हो तो CMA का भी इंक्लूडेड है. In most of the ICAI problems, comma, nothing is given about P ratio. Nothing is given about P ratio. In most of the ICAI problems, comma, nothing is given about P ratio. Nothing is given about P ratio. Full stop. Full stop. In other words, comma, it is presumed that P ratio will remain the same. It is presumed that P ratio will remain the same. It is presumed that P ratio will remain the same. It is presumed that P ratio will remain the same. Full stop. So we have to choose that alternative. Which will result in higher EPS. We have to choose that alternative which will result in higher EPS. We have to choose that alternative which will result in higher EPS. That alternative which will result in higher EPS. Full stop. वो वाला ऑल्टरनेटिव चुनेंगे जिसमें ईपीएस हाईएस्ट है. तो आप बोलेंगे नहीं साहब शेयर प्राइस का बात हुआ था ना, तो पी रेशियो के बारे में कुछ बोल रहा ही नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो ईपीएस ज़्यादा तो शेयर प्राइस ज़्यादा, विच विल रिजल्ट इन हायर ईपीएस. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. फिर से पैरा चेंज. However, if information about P ratio is given, comma, we will take decision based on P ratio. We will take decision based on P ratio. Sorry, we will take decision based on share price. We will take decision based on share price. We will take decision based on share price equal to P ratio into EPS. We will take decision based on share price equal to P ratio into EPS. We will take decision based on share price equal to P ratio into EPS. We will take decision based on share price equal to P ratio into EPS. We will take decision based on share price equal to P ratio into EPS. Share price equal to P ratio into EPS. P ratio into EPS. P ratio into EPS. ठीक है, ओके. तो
पूरा नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ पर कुछ हद तक तो लिखा दिए, कुछ हद तक तो लिखा दिए। अब एक बार लिखिए नोट, नोट, नोट नंबर 1, do not forget the larger picture, do not forget the larger picture, do not forget the larger picture, dash, debt, 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 ब्रैकेट में या उसका भाई प्रेफरेंस, डेट ब्रैकेट में या उसका भाई प्रेफरेंस, ओके, डेट ब्रैकेट में या उसका भाई प्रेफरेंस, तब जाके हायर ईपीएस लाएगा, तब जाके हायर ईपीएस लाएगा, तब जाके हायर ईपीएस लाएगा अगर अगर ईबीआईटी जोर से बढ़ता है, अगर ईबीआईटी जोर से बढ़ता है, अगर ईबीआईटी जोर से बढ़ता है यानी आरओआई बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, पहला वाला पार्ट बोल रहा हूँ, अगर ईबीआईटी जोर से बढ़ता है, ओके, ईबीआईटी जोर से बढ़ता है, वो और क्लियर हो जाएगा अभी सम्स करते करते। नोट 1 नहीं, नोट ही लिख रहा हूँ, 1 काट दिया मैंने, ये नोट था, नोट 1 नहीं था। टाइप्स ऑफ सम्स, टाइप्स ऑफ सम्स लेफ्ट साइड में टेबल टाइप, राइट साइड में सॉल्विंग इक्वेशन टाइप, टेबल टाइप, सॉल्विंग इक्वेशन टाइप। टेबल टाइप सम में दिया हुआ है ईबीआईटी इतना, इंटरेस्ट इतना, कॉपी करना है, पीबीटी आ गया, पैट आ गया, प्रेफर्ड डिविडेंड आ गया, इक्विटी अर्निंग्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, ईपीएस आ गया। टाइप 1 सम में ईबीआईटी से ईपीएस इस तरह से हौले हौले निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है। किसको नहीं आता ईबीआईटी से ईपीएस निकालना? ईबीआईटी में इंटरेस्ट लेस करेंगे पीबीटी आएगा, पीबीटी को पोस्ट टैक्स करेंगे पैट आएगा, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे इक्विटी अर्निंग पाफेश आएगा, पाफेश को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा। कोई और जब लिखता है तो अचानक से लगता है नहीं यार कितना डिफिकल्ट है। खुद सोचो ईबीआईटी तो आई लेस करना है पीबीटी, टैक्स लेस करना है पैट, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है इक्विटी अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है ईपीएस, ठीक है। और अगर पी रेशियो दिया हुआ है, लिख देता हूँ पी रेशियो, तो क्या आ गया? शेयर प्राइस। शेयर प्राइस ये कभी कभी ही होगा, ये लास्ट 2 पार्ट्स बहुत कम सम्स में है, इन वेरी फ्यू सम्स, बिकॉज ज़्यादातर सम्स में पी रेशियो का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं ना, तो ईपीएस पे एंड हो जाएगा सम, और हो सकता है पी रेशियो दिया रहे तो हम लोग प्राइस पे एंड करवाएंगे। तो एक इस तरह का सम्स है जो सबसे आसान है। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया क्या? यस प्लीज, कॉपी हो गया क्या? थैंक यू। राइट साइड में सॉल्विंग इक्वेशन टाइप सम, इंडिफरेंस पॉइंट,
इनडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा वो मैंने डिस्कशन अभी तक किया नहीं है, इट इज़ येट टू बी डन। इनडिफरेंस पॉइंट बता के अभी सेंस नहीं है, बिकॉज ओवरलोड हो जाएगा ना। अपने धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, परफेक्ट। चलिए तो अपने एक सम को पकड़ते हैं बुक का। ये बहुत ही आसान सम्स होने वाला है। बुक का सम पकड़ रहे हैं। पेज नंबर 195 क्वेश्चन नंबर 9। पेज 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 195 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। एसएस लिमिटेड रिक्वायर्स 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट। पैसा रेज करना है। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ईबीआईटी ऑफ 5 लाख। 5 लाख का ईबीआईटी होगा, यानी कि आरओआई क्या हो गया? अगर 25 लाख लगा के 5 लाख कमा रहे हैं तो व्हाट इज द आरओआई? 20%। ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं ऐसे ही फीलिंग के लिए 20%। While deciding about the financial plan, the company considers the objective of maximizing EPS। लिख दिया, लिख दो maximizing EPS। तो बोल रहा है EPS के बेसिस पे सम सॉल्व होगा, पी रेशियो शेयर प्राइस के बेस पे नहीं होगा। यानी जिस ऑल्टरनेटिव में सबसे ज़्यादा EPS होगा वो बेस्ट। इट हैज़ 3 ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। तभी तो फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा उठाना। बाय रेजिंग डेट ऑफ 2,50,000, 10 लाख और 15 लाख, and the balance in each case by issuing equity shares। तो या तो 250 का डेट रेज करना है, या 10 लाख का, या 15 लाख का। और जाहिर है चाहिए तो 25 लाख ना, तो अगर 2,50,000 का डेट रेज करेंगे तो बाकी 22.5 लाख इक्विटी से आएगा, और 10 लाख का डेट रेज करेंगे तो बाकी का 15 लाख इक्विटी से आएगा, और 15 लाख का डेट रेज करेंगे तो बाकी का 10 लाख इक्विटी से आएगा। सही है। Company share is currently selling at 150, but is expected to decline to 125 in case the funds are borrowed in excess of 10 lakh। शेयर का दाम 150 है, पर अगर 10 लाख से ऊपर उठाए, यानी 15 लाख रुपया डेट उठाए, तो उस केस में शेयर का दाम गिर के 125 हो जाएगा। Funds can be borrowed at the rate of 10% up to 2,50,000, 15% over 2,50,000 and up to 10 lakh, and at 20% over 10 lakh। स्लैब दिया हुआ है, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब होता है, ठीक है ना, स्लैब दिया हुआ है। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज? तो तीनों फाइनेंसिंग में अपने को वो निकालना है, क्या बोलते हैं, ईपीएस निकालना है, ईपीएस। तो थोड़ा सा वर्किंग कर लें। Working a calculation of interest expense, because slab दिया हुआ ना, calculation of interest expense। Plan 1, debt 2,50,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल टू कितना? डेट अगर 2,50,000 है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है? बोला तो 10% इंटरेस्ट रेट है 2,50,000, तो 10% ऑफ 2,50,000 इक्वल टू 25,000। ये काम आएगा। 10% ऑफ 2,50,000 इक्वल टू 25,000 प्लान 1 में।
ऑल्सो उसी वहीं पे ऑल्सो n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना पैसा रेज करना है इक्विटी से, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, कितना पैसा इक्विटी से रेज करना और डिवाइड बाय शेयर किस दाम पे इशू कर पाएंगे। तो बताइए फर्स्ट प्लान में जब 2.5 लाख डेट से रेज कर रहे हैं तो इक्विटी से कितना पैसा रेज करना है। फर्स्ट प्लान में जब 2,50,000 डेट से रेज कर रहे हैं तो अपने को इक्विटी से कितना फंड्स रेज करना है। फर्स्ट प्लान में जब 2,50,000 अपने डेट से रेज कर रहे हैं तो इक्विटी से कितना अमाउंट रेज करना है। बहुत अच्छे, अनिल गोयल का करेक्ट आंसर है, संपूर्णा का मिस्टेक है, सृष्टि का करेक्ट आंसर है। 22.5 lakhs, बिकॉज टोटल पैसा 25 लाख रेज करना था, उस पे से 2,50,000 डेट से आ रहा है, तो इक्विटी से ये लैक्स से हो, ऊपर में लैक्स से लैक्स, 25 लाख माइनस 2.5 लाख द होल डिवाइड बाय 150 रुपया, तो 22.5 लाख 22,50,000 डिवाइड बाय 150 रुपया शेयर का दाम, तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। 22,50,000 डिवाइड बाय 150, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स। ओके, प्लान 1 में 15,000 शेयर्स, प्लान 1 में 15,000 शेयर्स हैव टू बी इश्यूड, 15,000 शेयर्स। किसी को कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। 25 लाख रुपया टोटल रेस करना था, उस पे से 2,50,000 रुपया अपने डेट से आ रहा है, तो बाकी का 22,50,000 इक्विटी से आएगा, और इक्विटी का शेयर का प्राइस 150 दिया हुआ है। उन्होंने बोला था अगर हम लोग 10 लाख से ऊपर का डेट लिए तो जाके इक्विटी का दाम गिर के 125 होगा, पर हम लोग तो 2.5 लाख का डेट ले रहे हैं, तो इक्विटी को इशू करने का दाम 150 रुपया, तो 22.5 लाख रेस करना है 150 के भाव पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 15,000, 15,000, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लान 2, प्लान 2, प्लान 2 में डेट कितना है, 10 लाख। तो डेट जो 10 लाख है उसमें स्लैब चेक कर लो, डेट 10 लाख है उस पर स्लैब चेक कर लो, तो 2,50,000 तक 10% और 250 से 10 लाख तक 15%, यानी कि इससे 7.5 लाख पे 15% लगेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा, जो ऊपर निकाल चुके 25,000 प्लस क्या 15% ऑफ 7.5 लाख, 25,000 प्लस 15% ऑफ 7.5 लाख, 25,000 प्लस 15% ऑफ 7.5 लाख, सो 137,500 बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। 137,500, 25,000 प्लस 15% ऑफ 7.5 लाख, तो 25,000 ऐड करके बोल रहे हैं ना, करेक्ट है क्या ये। 25,000 ऐड करके बोल रहे हैं ना। यस, तो करेक्ट है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 25 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 150। नंबर ऑफ शेयर्स 25 लाख माइनस 10 लाख बाय 150, 25 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 150 कितना, 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स जो है वो इशू करना है, 10,000 शेयर्स। चलिए प्लान 3 का अपने आप निकालिए।
प्लान 3 का अपने आप निकालिए। तो अनिल गोयल का आंसर आया है कि 2,37,500 इंटरेस्ट एक्सपेंस। आराम से कीजिए। प्लान 3 का कैलकुलेशन अनिल गोयल ने आंसर दिया है, इंटरेस्ट का और नंबर ऑफ शेयर्स का। भ्रतलोक का अलग नंबर ऑफ शेयर्स है, अनिल का अलग है। अनिल ने बोला 6667, भ्रतलोक बोल रहा है 8000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अनिल और भ्रतलोक अलग अलग बोल रहे हैं। राघव भी बोल रहा है 8000 शेयर्स, अनुष्का ही बोल रही है 8000 शेयर्स। तो शायद अनिल ने गलत बोला है, उन्होंने शायद शेयर प्राइस 150 लिया होगा। शेयर प्राइस तो 125 होगा ना। शेयर प्राइस तो 125 होगा, आपने पढ़ा नहीं। 10 लाख से ऊपर डेट लेंगे तो शेयर का दाम गिर के 125 हो जाएगा। तो स्मृति, खुश, सब मिस्टेक कर रहे हैं। तो प्लान 3 में इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल टू 1,37,500 प्लस क्या रेट, 20% ऑफ 5 लाख, क्योंकि डेट अपने 15 लाख रेज करें ना। तो इंटरेस्ट क्या आया अपना, इंटरेस्ट क्या आया 2,37,500 और जो नंबर ऑफ शेयर्स आया 25 लाख माइनस 15 लाख होल डिवाइड बाय 125। बिकॉज बोला था शेयर का दाम गिर जाएगा अगर 10 लाख से ऊपर डेट उठाए तो 8000 शेयर्स। सो तीनों अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट निकालिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए। अगर प्रेफरेंस कैपिटल का लोचा होता तो तीनों अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकालते। ओके, ये तरीका है सम करने का। पहले वर्किंग नोट करके इंटरेस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस, डिविडेंड हर अल्टरनेटिव में निकाल लो आराम से। ओके, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। ठीक है, अब अपने को ईपीएस निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस 4 कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, तभी तो इसको बोला था टेबल टाइप सम। सेकेंड कॉलम प्लान 1, देन प्लान 2, देन प्लान 3। पर्टिकुलर्स, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी से। तो ईबीआईटी बोला था 5 लाख, ईबीआईटी 5 लाख लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, वर्किंग नोट में निकाला हुआ है। फर्स्ट वाला 25,000, सेकेंड वाला 1,37,500 और थर्ड वाला 2,37,500। नेक्स्ट पीबीटी 4,75,000, 3,62,500, 2,62,500। ठीक है,
EBIT में इंटरेस्ट लेस हुआ, PBT आ गया। PBT आने के बाद पैट एट द रेट ऑफ 50%, क्योंकि टैक्स रेट 50% है। सो 2,37,500, 1,81,120 नहीं, क्या आ रहा है? व्हाट इज द हाफ ऑफ दिस? 3,62,500 का आधा 1,81,250, 1,81,250, और लास्ट वाले का हाफ 1,31,250, 1,31,250। नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट केस में था 15,000, फिर था 10,000, और फिर था 8,000। EPS डिवाइड करो 15.83, 18.125, 16.41। EPS 15.83, 18.125, 16.41। So, which form of financing should the firm choose? The firm should choose Plan 2 as EPS is the highest. The firm should choose Plan 2 as EPS is the highest. The firm should choose Plan 2 as EPS is the highest. The firm should choose Plan 2 as EPS is the highest. तो पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, पर काफ़ी कुछ किया है हमने। आप होमवर्क मार्क कर लीजिए प्लीज़ बुक से। होमवर्क मार्क कर लीजिए। Just 1 second. हाँ 1 मिनट, बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। पेज नंबर 192 का क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 193 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये दोनों सम्स कर लीजिएगा। पेज 192 का क्वेश्चन नंबर 7, पेज 193 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो दीज टू आर द होमवर्क क्वेश्चंस एंड वी विल मीट ऑन थर्सडे टू कैरी आउट दिस चैप्टर। वो तो मैंने लास्ट क्लास ही बोल दिया था, ऋषि या जो ही पूछा था कि अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट करने में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे लग सकता है। हो सकता है थर्सडे कंप्लीट हो जाए, आई डोंट नो। ये मैंने लास्ट क्लास ही बोल दिया था। अकॉर्डिंगली ये चैप्टर कंप्लीट होने से अपना सारा का सारा चैप्टर्स FM का कंप्लीट हो गया।
एफएम में थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थियरी क्लास मेरा लिया हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा, उस पर टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो क्लासेस आप लोग कर रहे हैं उसका आपने डाउट सॉल्विंग क्लासेस करेंगे, डाउट सॉल्विंग, बिकॉज रिव्यू क्लास भी लिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो यूट्यूब पे चढ़ाया हुआ है, तो रिव्यू क्लास वापस से कैसे लेंगे, रिव्यू क्लास लिया हुआ है, पर डाउट सॉल्विंग क्लासेस लेंगे, जिसका मन है वो अटेंड करेगा, जिसका मन नहीं अटेंड करेगा। सबसे मेन जो करेंगे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट अनाउंस हुआ था अभी लास्ट वीक, शायद 6 दिन 7 दिन पहले मॉक टेस्ट एक अनाउंस किया था पूरे एफएम ईएफएफ का, क्यू फोरम पे जो मॉक टेस्ट होगा उसके लिए आपको क्यू फोरम पे और मॉक टेस्ट दोनों पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट होगा, कब होगा ये मॉक टेस्ट, जब सीए इंस्टीट्यूट अनाउंस करेगा कि मे का एग्जाम कैंसिल हुआ, वो कब होने वाला है, इमीडिएटली तब वो मॉक टेस्ट होगा। यानी वो मॉक टेस्ट में यू विल बी कम्पीटिंग विद दोज पीपल जो मे में देने वाले थे। दैट्स सच अ ग्रेट थिंग ना, कि जो मे में देने वाले थे उनसे आप compete करेंगे, और एग्ज़ाम अगर हुआ ही नहीं तो हम लोग फिर मॉक टेस्ट अनाउंस कर देंगे पहले ही, शायद जुलाई में या अगस्त में, मतलब लाइन से मॉक टेस्ट होने वाला है। इतना सारा मॉक टेस्ट होने वाला है ना कि भूल नहीं सकोगे एफएम ईएफएफ को। प्रॉब्लम ये है कि लोग मॉक टेस्ट देते नहीं हैं, और ये मॉक टेस्ट कोई वैसा घटिया मॉक टेस्ट नहीं है जो जिसमें ब्रेन नहीं लगेगा, किताब का उठा के सम चुन दिए, वही वाला सम दे दिए, वो सब मेरे से नहीं होता है। सब नया नया सम्स होगा जिसमें दिमाग लगेगा और पूरा रिवाइज होगा, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट करते जाएंगे और डाउट सॉल्विंग क्लास होगा, ठीक है ना। चलिए ओके, और सब जन रजिस्टर कर लीजिए क्यू फोरम पे एंड मॉक टेस्ट के लिए। बाय बाय, सी यू ऑन थर्सडे।